हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय का 5वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मानव शरीर में होने वाले सामान्य संक्रामक रोगों के विषय में पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इन संक्रामक रोगों से हमारा शरीर अपनी रक्षा करता है। तो आज इस वीडियो में हम मानव में प्रतिरक्षा के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरक्षा क्या होती है। हमारे शरीर में जब कभी भी कोई रोगजनक रोग फैलाने के उद्देश्य से आता है और संक्रमण करने के उद्देश्य से आता है तो हमारे शरीर के तंत्र के द्वारा उस रोगजनक को मार दिया जाता है। तो हमारा शरीर का एक जो सिस्टम है वह रोगों से लड़ता है। तो इस तरह से शरीर का वह तंत्र जो रोग से लड़ता है और हमें रोगों से बचाता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं और रोगों से बचने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात हमारा शरीर का वह तंत्र जो रोगों से लड़ता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं और शरीर को रोगों से बचाने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा की तो प्रतिरक्षा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं। नंबर पहला जो प्रतिरक्षा वह है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहला जो प्रकार है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी, सर्वप्रथम इसके विषय में हम लोग जानते हैं। सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी, जब कभी भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के द्वारा जन्म से ही एक प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। तो सहज प्रतिरक्षा क्या है? जन्म के साथ उपस्थित प्रतिरक्षा को ही सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। यह व्यक्ति में जन्म के साथ ही उपस्थित होती है और इसीलिए इसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और किसी भी प्रकार के रोगाणुओं के लिए यह एक ही प्रकार से रिस्पॉन्स देता है। अर्थात सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त होती है, इसीलिए इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार के रोगाणुओं को एक समान दृष्टि से रोकने का या हटाने का या मारने का कार्य करती है, इसीलिए इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। यह निम्न चार अवरोधों का बना होता है। नंबर पहला भौतिक अवरोध, नंबर दूसरा कार्यकी अवरोध, तीसरा कोशिकीय अवरोध और चौथा साइटोकाइन अवरोध। एक एक कर इन सभी अवरोधों के विषय में हम पढ़ेंगे। नंबर पहला भौतिक अवरोध। शरीर में यह बाह्य भौतिक अवरोध है। कोई भी रोगाणु शरीर में अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो प्राइमरी जो डिफेंस जो सिस्टम है भौतिक अवरोध, यह उस रोगजनक को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने का कार्य करते हैं। तो इसमें वे अवरोध आते हैं जो रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला त्वचा और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिक कला। त्वचा का बाह्यतम स्तर क्रिएटिन के जमाव के कारण मोटा हो जाता है। तो त्वचा में क्रिएटिन की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिसके कारण यह काफी मोटा स्तर बना देती हैं, जिसकी वजह से यह एक रोगाणुरोधी स्तर हो जाता है, जिसे भेद कर कोई भी रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इस तरह से हमारी जो त्वचा है वह भौतिक अवरोध के अंतर्गत आती है। दूसरा है श्लेष्मिक कला या म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे शरीर में मुख मार्ग से लेके गुदाद्वार तक, नासा मार्ग से लेके फेफड़ों तक और यूरिनोजेनेटल पाथवे अर्थात मूत्र जनन मार्ग, इसके आंतरिक स्तर में श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे श्लेष्म का स्राव होता है और ये जो श्लेष्म है रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं। ये श्लेष्म रोगाणुओं को अपने साथ चिपका कर रखते हैं जिससे कि रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो नासा मार्ग, मुख मार्ग, मूत्र जनन मार्ग तथा श्वसन मार्ग में उपस्थित श्लेष्मिक ग्रंथियां श्लेष्म का स्राव करते, श्लेष्म मीन्स म्यूकस का स्राव करती हैं जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है और इस तरह से ये रोगाणुओं को अपने साथ चिपका कर रोके रखती है और अंदर जाने से इन रोगाणुओं को रोकने का कार्य करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा अवरोध है वह है कार्यकी अवरोध। शरीर में कार्यकी अवरोध निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर पहला मुख में लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम उपस्थित होता है, काफी इंपोर्टेंट है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर हमें
संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं। दूसरा है आमाशयी अम्ल। यदि किसी कारणवश हमारे मुख में उपस्थित लाइसोजाइम के द्वारा जीवाणु को नष्ट नहीं किया जाता है और जीवाणु खाने और पीने के साथ हमारे आमाशय में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर श्लेष्म और HCl अम्ल के द्वारा इन जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तो आमाशय में श्लेष्म ग्रंथियों से श्लेष्म का स्राव होता है और HCl का भी आमाशय में स्राव होता है, जिसके कारण इन दोनों के द्वारा जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तीसरा है आंसुओं के एंजाइम। आंख में किसी कारणवश कोई रोगाणु जैसे कि जीवाणु पहुंचता है तो आंख के आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो उपस्थित होता है उसके द्वारा इन जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है कोशिकीय अवरोध। हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। जैसे कोई रोगाणु है, अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको भक्षण के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये भक्षाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो WBC हैं उनके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये कोशिकाएं रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक रोगाणु है और इसके ठीक सामने यहाँ पर एक न्यूट्रोफिल है। यह न्यूट्रोफिल क्या करेगा, अपने अंदर इस रोगाणु को ले लेगा, अर्थात इसका भक्षण कर लेगा। जैसे ये रोगाणु है, ये न्यूट्रोफिल अपना आकार इस प्रकार से बदल देगा। उसके बाद यह रोगाणु धीरे धीरे इसके द्वारा जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर इस तरह से फंसता जाएगा और अंत में जो रोगाणु है इस प्रकार से न्यूट्रोफिल के अंदर फंस जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के द्वारा रोगाणु का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार के अवरोध, साइटोकाइन अवरोध का। शरीर में जब कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो किसी कोशिका को अगर यह संक्रमित करता है तो जो संक्रमित कोशिका होती है उसके द्वारा विशेष प्रकार के एक प्रोटीन का स्राव किया जाता है और इसे हम इंटरफेरोन कहते हैं। तो इंटरफेरोन का स्राव संक्रमित वायरस के संक्रमित कोशिका के द्वारा किया जाता है। यह इंटरफेरोन आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इंटरफेरोन के विषय में पूछा जाता है। तो विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा इंटरफेरोन नामक प्रोटीन का स्राव किया जाता है जो आसपास की अन्य असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। तो इस तरह से यह जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे वह भौतिक अवरोध है, कारिकीय अवरोध है, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन अवरोध, यह सब जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अब हम दूसरा जो प्रतिरक्षा है वह पढ़ेंगे और उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती है, इसे जन्म के पश्चात विभिन्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि यह जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती है और बाद में इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा के अलावा मनुष्य में घातक रोग जनकों से लड़ने के लिए कुछ विशिष्ट शक्तिशाली प्रतिरक्षा विकसित करने की क्षमता होती है और इसी को उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और जो यह प्रतिरक्षा है अलग अलग प्रकार के पैथोजन के लिए अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करने का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात अलग अलग प्रकार के रोगजनक के लिए अलग अलग तरीके से शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है, इसीलिए यह प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। यह प्रतिरक्षा स्मृति पर आधारित होती है। हमारे शरीर में जब पहली बार रोगजनक प्रवेश करते हैं तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है जिसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कोई रोगजनक पहली बार शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के द्वारा सबसे पहले उसको पहचाना जाता है और फिर उसके अनुसार शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, जो कि काफी निम्न तीव्रता की होती है। इसीलिए इसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन यही रोगजनक अगर दूसरी बार शरीर में आता है तो शरीर की जो
मेमोरी सेल्स होती हैं, जो शरीर की स्मृति कोशिकाएं होती हैं, तुरंत इसे पहचान लेती हैं और तीव्रता के साथ क्विक रिस्पॉन्स प्रदान करती हैं, जिससे कि शरीर तुरंत इन रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। इसी प्रकार के रोगजनक जब शरीर में दोबारा प्रवेश करते हैं तो स्मृति कोशिकाएं उसे तुरंत पहचान लेते हैं और उसके प्रति तेजी से प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट करते हैं। इसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। अर्थात प्राथमिक अनुक्रिया काफी स्लो होती है, जो कि निम्न तीव्रता की होती है। जब कोई भी रोगाणु पहली बार शरीर में प्रवेश करता है तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है, उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। और जब यही रोगाणु दूसरी बार में शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की स्मृति कोशिकाएं उसको पहचान लेती हैं और पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो द्वितीयक अनुक्रिया है वह काफी तीव्रता से, काफी हाई इंटेंसिटी वाली प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरह से इन रोगाणुओं को द्वितीयक अनुक्रिया के द्वारा तेजी से नष्ट कर दिया जाता है।